1950 और 60 के दशक में लिंगों के बीच समानता की दिशा में अभूतपूर्व गति के साथ इतिहासकारों ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया। एक प्रमुख उदाहरण 7 दिसंबर 1941 को मिलता है, जब पर्ल हार्बर पर हमले के घंटों के बाद जैसे ही राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संकट का सामना करने के लिए अपनी सरकार को एकत्रित किया, उनकी पत्नी एलेनोर ने रेडियो प्रसारण में राष्ट्र को पहले संबोधित किया, जहां उन्होंने लाखों डरे हुए अमेरिकियों को आश्वासन दिया कि वे चुनौती का सामना सीधे तौर पर करेंगे और विजयी होंगे। इसी समय घेरे गए ब्रिटेन में किंग जॉर्ज षष्ठम की पत्नी रानी संगिनी एलिजाबेथ को हिटलर ने स्वयं यूरोप में सबसे खतरनाक महिला के रूप में वर्णित किया था, उनके स्टीली दृढ़ संकल्प और अवज्ञा के लिए और उनकी अपने पति के प्रति निष्ठा के लिए, जिसने उन अंधेरे समयों में व्यापक जन समर्थन को प्रेरित किया। लेकिन आप पूछ सकते हैं, इतिहास के महान अत्याचारियों का क्या? मानव इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ सबसे घृणित कृत्यों के लिए जिम्मेदार पुरुषों के साथ कुछ सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं कौन थीं? नाजी जर्मनी के मामले में ईवा ब्राउन को अक्सर मित्र देशों के नेताओं की पत्नियों के समकक्ष माना जाता है, और यह सही भी है, क्योंकि वह हिटलर के जीवन के अंतिम क्षण तक उसके साथ खड़ी रही। हालांकि वह फ्यूहरर के बगल में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली एकमात्र महिला नहीं थी। आज के एपिसोड में हम मग्दा गोएबल्स की कहानी पर नजर डालेंगे, जो प्रचार मंत्री जोसेफ गोएबल्स की पत्नी, हिटलर की निकट और व्यक्तिगत मित्र, और वह महिला थीं जिन्हें एक समय तीसरे रैच की प्रथम महिला के रूप में चिह्नित किया गया था। मग्दा रिट्जेल का जन्म 11 नवंबर 1901 को हुआ था। वह इंजीनियर डॉक्टर ऑस्कार रिट्जेल और एक नौकरानी अगस्ते बेररांड की अवैध पुत्री थीं। उनके जैविक माता-पिता के अलग होने के बाद उनकी मां ने एक यहूदी व्यवसायी फ्रीडलैंडर से शादी कर ली। फ्रीडलैंडर का पहला नाम और वास्तविक वंशावली विवादित हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि वह उनके असली पिता थे। एक युवा लड़की के रूप में उसे ब्रसेल्स में एक कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया, और जैसे ही वह किशोरावस्था में विकसित हुई, उसने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण विकसित किया, और खुद को आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने में उसे पुरुषों का ध्यान आकर्षित करने में कोई कमी नहीं थी। लोअर सैक्सोनी में एक विशेष लड़कियों के स्कूल में अपनी शिक्षा जारी रखते हुए 1920 में स्कूल लौटते समय 19 वर्षीय मग्दा ने पाया कि वह एक ट्रेन डिब्बे में 34 वर्षीय गुंथर क्वांट के साथ यात्रा कर रही है, एक धनी जर्मन औद्योगिक व्यक्ति जो बायरिश मोटर वर्क्स कंपनी के पीछे उनमें से एक था। उम्र में भले ही अंतर रहा, पर वे दोनों प्यार में पड़ गए और क्वांट अक्सर उसके चाचा के रूप में स्कूल आते थे उससे मिलने। उनकी शादी 4 जनवरी 1921 को हुई, लेकिन उससे पहले यहूदी सौतेले पिता से संबंध त्यागने पर रिट्जेल को मजबूर किया गया, क्योंकि क्वांट एक अटल एंटी-सेमाइट था। फिर भी अधिकांश खातों में उसके उस आदमी के प्रति आदर का वर्णन है जिसे उसने अपने पिता के रूप में माना था। शादी खुशहाल होती नजर नहीं आई, और मग्दा की मां ने बाद में गवाही दी कि शादी के दिन भी उसकी बेटी पहले से ही संदेह में थी, और उसने पूछा कि उसने उसे उससे शादी करने की अनुमति क्यों दी। मग्दा ने वह प्यार और रोमांस जो उसने शादीशुदा जीवन से उम्मीद की थी, व्यापार में व्यस्त क्वांट से प्राप्त नहीं किया। उसने अपना व्यवहार उसके साथ एक कर्मचारी जैसा महसूस किया। उसने एक बार महीने में घरेलू खर्चों पर चर्चा की, और शादी के 10 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र हेरोल्ड का जन्म दिया। लेकिन इसने क्वांट की पत्नी के प्रति स्नेह में कोई बदलाव नहीं लाया। पुरुषों की दुनिया में वह 2 आत्माओं का जीवन बनाने की बजाय देखा। मग्दा क्वांट की असंतुष्ट घरेलू जिंदगी ने उसके और क्वांट के वरिष्ठ पुत्र हेलमुट के बीच संबंध के आरोपों का जन्म दिया, जब वह 1924 में 18 साल का हुआ। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि मग्दा अब एक बड़े आयु अंतर के संबंध में अधिक उम्र की हो गई थी। अगले वर्ष
त्रासदी ने तब धावा बोला जब हेलमुट की पेरिटोनाइटिस से मृत्यु एक पारिवारिक यात्रा के दौरान हुई, जिसे मग्दा और उसके पिता के विवाह समापन का कारण माना गया, और उन्होंने 1919 में तलाक ले लिया। हालांकि उस समय तक क्वांट और संबंधित रूप से मग्दा बढ़ते नाजी आंदोलनों के साथ अधिक परिचित हो गए थे, जिसके साथ उसने अंततः 1930 में शामिल हो गई। क्लब फुटेड, छोटे कद का और हिटलर के आंतरिक सर्कल में अपने कई साथियों की तुलना में हीनता की भावना से ग्रस्त जोसेफ गोएबल्स ने अपने जीवन का बहुत समय ऐसा महसूस करते हुए बिताया जैसे उन्हें अपनी मर्दानगी साबित करनी हो। एक प्रतिभाशाली वक्ता और तीव्र कल्पना से धन्य गोएबल्स 1920 के दशक में नाजी पार्टी के विस्तार के पीछे की प्रमुख शक्तियों में से एक थे। बर्लिन की राजधानी शहर में नए सदस्यों की भर्ती के प्रयास का नेतृत्व करते हुए शक्तिशाली भाषण देकर जो दर्शकों को प्रेरित और मैनिपुलेट करते थे, जो उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। यह तब था जब नाजी प्रभाव सत्ता प्राप्त करने की कगार पर था कि गोएबल्स खुद को मोहक मग्दा की कक्षाओं में पाया। शुरुआत में पार्टी के एक निगरानी सदस्य के रूप में नाजीवाद के प्रचार में सहयोग करते हुए एक धनी महिला के जीवन का अनुभव करने के बाद वह नाजी पार्टी के उच्च स्तरों के बारे में जानने लगा, उम्मीद करते हुए कि वह पोस्टर बांटने से अधिक कुछ प्राप्त कर सके। गोएबल्स उस सुंदर युवती से तुरंत प्रभावित हो गए और उनकी डायरियों से स्पष्ट है कि 1931 का फरवरी तक उन दोनों ने एक यौन संबंध शुरू कर दिया था। उस संबंध ने उसे अन्य शीर्ष नाजियों, हिटलर सहित तक पहुंच दिलाई। जर्मनी में कई लोगों की तरह मग्दा भी लगभग तुरंत नाजी नेता के जादू में बंध गई, लेकिन कई अन्य लोगों के विपरीत ऐसा लगता था कि हिटलर भी उससे मोहित थे। वह उसे अपने आंदोलन को बढ़ावा देने का साधन मानते थे, न कि रोमांटिक विचार के लिए। उन्होंने माना कि उसकी खूबसूरती और आकर्षण नाजी पार्टी की छवि को बेहतर और सोफिस्टिकेट बनाने में मदद करेगी, जो अपने कुछ उत्साही समर्थकों ऐसे के हिंसक कार्यों के कारण छवि समस्याओं का सामना कर रही थी। हिटलर ने एक शीर्ष नाजी से शादी करने की इच्छा रखी और गोएबल्स से पहले से संबंध रखने के कारण वह सबसे उपयुक्त विकल्प थे। इसलिए उन्होंने 19 दिसंबर 1931 को सेवेरिन में क्वांट परिवार के फार्म पर समारोह संपन्न किया। शादी में ईर्ष्या और बेवफाई के संदेह से भरी हुई थी। यह व्यापक तरीके से रिपोर्ट किया गया था कि मैग्ना ने हिटलर के पास आने के लिए शादी की सहमति दी, फ्यूहरर की रोमांटिक संबंध में रुचि न होने पर भी। हालांकि गोएबल्स के शादी के कारणों के बारे में भी ऐसा ही कहा गया है। हर्बर्ट डॉरिंग, हिटलर के घर के प्रबंधक, ने बाद में कहा कि गोएबल्स ने अपने संबंध को हिटलर के निकटता के एक साधन माना। उससे शादी करने और उसे अपने पर निर्भर बनाने से हिटलर के लिए मग्दा की सुंदरता और सोफिस्टिकेशन की छवि को बनाए रखना, जो नाजी की थी, उसकी स्थिति अधिक सुरक्षित थी। गोएबल्स ने खुद को एक रोमांटिक संकट में पाया जब उसे पता चला कि मग्दा एक यहूदी व्यक्ति अर्लोसारोफ के साथ संक्षेप में शामिल थी, जो अब फिलिस्तीन में एक प्रमुख सायोनी नेता था। जब अर्लोसारोफ 1933 में नाजियों द्वारा बंदी बनाए गए यहूदियों की रिहाई की बातचीत के लिए जर्मनी लौटे, तो तेल अवीव लौटने के थोड़ी देर बाद ही वह रहस्यमयी ढंग से मृत पाए गए, जबकि उसकी हत्या एक शायद यादृच्छिक एंटीसेमिटिक हमला हो सकती थी। कुछ लोगों ने सोचा है कि यह गोएबल्स की ईर्ष्या के कारण किया गया था। एक 1930 का दशक गोएबल्स परिवार के लिए व्यस्त था। नाजी पार्टी ने 30 जनवरी 1930 को सत्ता संभाली। जोसेफ, जिन्हें नाजी पार्टी की प्रचार मशीन का नेतृत्व करने के लिए याद किया जाता है, उन अतिरंजित दावों में विश्वास करने के लिए राष्ट्र की मस्तिष्क धोने में लगे थे, जो वे वर्षों से बेच रहे थे और अब सरकारी नीति बन रहे थे। मग्दा ने खुद को आदर्श पत्नी की तरह और कई लोगों के लिए तीसरे रह की प्रथम महिला के रूप में सार्वजनिक भूमिकाओं का संतुलन पाया। जब वह सार्वजनिक रूप से और रेडियो पर बोलकर मुख्य रूप से महिला दर्शकों को अपने पति का प्रचार बेचने में मदद करते हुए जर्मन जनता के ध्यान में आई, तब उसे यह उपाधि प्रदान की गई। नाजी पत्नी के रूप में उसका दायित्व था गोएबल्स के घर की देखभाल, पार्टियों में महत्वपूर्ण अतिथियों का मनोरंजन, जिसे वह पसंद करती थी,
और 1933 और 1940 के बीच जोसेफ को 6 बच्चे देना। गोएबल्स के सभी बच्चों के नाम एच से शुरू होते थे, जिसे हिटलर के सम्मान का प्रतीक माना गया, और यह संयोग था कि उनका पहला बेटा हेरोल्ड भी इसी पैटर्न में फिट था। एक के बाद एक गर्भावस्था और पति का सरकारी काम के चलते अक्सर घर से बाहर रहना माग्दा पर शारीरिक और उसकी गोएबल्स के साथ शादी पर भारी दबाव डाला। 1936 में उन्होंने चेक अभिनेत्री लिंडा बारोवा से संबंध शुरू किया, जो उनके अनेक संबंधों में से एक था, जिसे उनकी मर्दानगी साबित करने की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के रूप में देखा गया। परेशान माग्दा ने हिटलर से अपनी शादी से मुक्त होने की विनती की, लेकिन फ्यूहरर ने इसे अस्वीकार कर दिया। नाजी विचारधारा ने एक मजबूत घर के महत्व पर जोर दिया, या कम से कम एक की उपस्थिति पर। इसीलिए फ्यूहरर ने उन्हें साथ रहने के लिए मजबूर महसूस किया, कम से कम सार्वजनिक रूप से इसे प्रदर्शित करने के लिए, इस तथ्य के बावजूद कि हिटलर स्वयं अविवाहित थे। हिटलर के अस्वीकरण ने माग्दा की फ्यूहरर की प्रशंसा में पहली दरार उत्पन्न की हो सकती है। स्नेह की चाह और गोएबल्स की अनदेखी से नाराज वह फिर अन्य पुरुषों के सहारे शांति ढूंढती है। उसके प्रेमियों में कार्ल हाके भी हैं, जिन्हें इतिहास एसएस के अंतिम कमांडर के रूप में याद किया जाता है। 18 फरवरी 1939 में उसके 58 वर्षीय यहूदी सौतेले पिता फ्रीडलैंडर की एसएस द्वारा कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मृत्यु हो गई। नाजी समाज में अपनी प्रमुख स्थिति के बावजूद वह अपनी मृत्यु को रोकने में असमर्थ थी। वास्तव में उसी स्थिति ने उसके हाथ बांध दिए थे। ऐसी ही एंटी सेमिटिक उन्माद था जिसने नाजी समाज को खा लिया। इसमें उसके पति और उसके प्रचार मंत्रालय के काम का कोई छोटा हिस्सा नहीं था। गोएबल्स अच्छी तरह समझते थे कि उन्हें अपनी पत्नी के एक यहूदी के साथ संबंध के सभी निशान मिटाने होंगे। उन्हें उसका नाम तक नहीं लेना चाहिए था, डर के मारे कि यह उनकी हिटलर के साथ स्थिति को बिगाड़ सकता है। युद्ध के प्रकोप पर माग्दा नाजियों की अन्य अग्रणी पत्नियों की तरह अपने पति की सहायक साथी की भूमिका निभाई। जैसे ही वह हिटलर के 1000 वर्षीय रैच को गढ़ने के काम में लगे थे, उसने एक नर्स के रूप में प्रशिक्षण लिया और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी टेलीफंकेन के लिए काम किया। साथ ही साथ आदर्श पत्नी की भूमिका निभाती रही। लेकिन जैसे ही युद्ध अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश करने लगा, ऐसा प्रतीत होता है कि हिटलर का जादू धीरे धीरे कम होने लगा था। उसने फ्यूहरर की आलोचना निजी रूप से शुरू की, खासकर 1931 में सोवियत संघ के खिलाफ पूर्वी मोर्चे के खुलने के बाद, जब उसका पहला बेटा हेरोल्ड, जो क्वांट से उसकी शादी थी, अब लुफ्तवाफे में लड़ाकू पायलट के रूप में सेवा कर रहा था। माग्दा की स्वास्थ्य स्थिति खराब हो गई थी और उसे 1941 का फरवरी में हार्ट अटैक और मार्च में ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा। इसमें मदद नहीं मिली थी मानसिक तनाव से, जो उसे अपने पति के लगातार दूर रहने से हुआ, जिससे उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वह अपने विवाहेतर संबंधों को जारी रख रहा है। साथ ही ब्रिटिश बम वर्षकों द्वारा नियमित रूप से जर्मन शहरों को रात में निशाना बनाने के बढ़ते जोखिम से, जिसमें बर्लिन भी शामिल था, कुछ ऐसा जिसने उसे अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए गांव भेजने के लिए मजबूर किया, लेकिन केवल उसकी एकांत की भावनाओं को मजबूत किया। कहा जाता है कि गोएबल्स इस अवधि में सौहार्दपूर्ण रहे, लेकिन जिन्होंने उन्हें जाना, उन्हें स्पष्ट था कि वे अलग अलग जीवन जी रहे थे। 1944 तक उसकी स्थिति ने उसे गंभीर अवसाद में छोड़ दिया था। वह ट्राइजेमिनल न्यूराल्जिया नामक अवस्था से पीड़ित थी, जिसने उसके चेहरे को अनियंत्रित झटका दिया था। यह दूसरों से छिपाना न केवल असंभव था, बल्कि उसकी चिंता भी बढ़ा दी थी, क्योंकि वह पूर्णता की मांग करने वाली संस्कृति में रहती थी। मित्र राष्ट्रों ने तीसरे रह को घेर लिया और वसंत 1945 तक माग्दा को समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु हिटलर, जिसकी उसने बहुत प्रशंसा की, के साथ अटूट रूप से जुड़ी होगी। जैसे ही सोवियत बर्लिन के बाहरी इलाकों तक पहुंचे, गोएबल्स परिवार उनके 6 छोटे बच्चों सहित चांसलरी के नीचे बंकर में पीछे हट गया, जहां कई प्रमुख नाजी अपने आखिरी दिन बिताएंगे, जबकि बम और तोप के गोले जर्मन राजधानी को ऊपर से ध्वस्त कर देंगे। एक दूसरे के प्रति समर्पण के अंतिम कृत्य में यह हिटलर था जिसने उसे और उसके बच्चों को शहर छोड़ने की व्यवस्था करने की पेशकश की, इससे पहले कि यह बहुत देर हो जाए। लेकिन माग्दा फ्यूहरर के प्रति वफादार रही।
मग्धा ने स्पष्ट रूप से जानते हुए भी इसके परिणामों को अपने पहले बेटे हराल्ड को एक पत्र में बताया, जो युद्धबंदी शिविर में था। उसने लिखा, तुम्हें जानना चाहिए कि मैं पापा के खिलाफ यहां हूं। फ्यूहरर ने मेरी मदद करने का प्रयास किया, लेकिन मैं नहीं गई। तुम अपनी मां को जानते हो, हमारा खून एक है। मेरी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हमारा शानदार विचार बर्बाद हो गया है और मेरे जीवन की सभी सुंदरता और अद्भुतता भी। फ्यूहरर और राष्ट्रीय समाजवाद के बाद की दुनिया अब बिल्कुल बेरहम है, इसलिए मैंने बच्चों को अपने साथ ले लिया। उनके लिए आने वाला जीवन बहुत कठिन हो सकता है और मैं विश्वास करता हूं कि दयालु भगवान मुझे समझेगा और मैं उन्हें मुक्ति दूंगा। एक मई 1945 को हिटलर और ईवा ब्राउन की आत्महत्या के बाद माग्दा और हिटलर के डॉक्टर स्टम्पफेगर ने डरे बच्चों से मिले और उन्हें बताया कि डॉक्टर उन्हें उत्साह देने के लिए कुछ मीठा देने आया है। उनके शब्दों का उद्देश्य उन्हें सांत्वना देने और यह छिपाने का था कि वे मॉर्फिन लेंगे ताकि उन्हें नींद आ सके। बेहोशी में बच्चों को एक एक कर साइनाइड का इंजेक्शन दिया गया, कुछ को शायद माग्दा ने स्वयं। वास्तविक विवरणों में विवाद है। वह अपने पति के साथ फ्यूहरर बंकर में वापस आ गईं, उजड़े हुए रीच चांसलरी के बगीचों में बाहर निकले और आत्महत्या की। फ्यूहरर, जो उनकी शादी के शुरुआत से महत्वपूर्ण था, ईवा ब्राउन के साथ दफनाया गया, जो सिर्फ 40 घंटे उसकी पत्नी रही। मग्दा गोएबल्स के बारे में इतिहास में कुछ हद तक विवाद है। कुछ लोग उसे जीवन से भरी हुई लड़की के रूप में देखते हैं, जिसने प्रेमहीन विवाह छोड़कर हिटलर के प्रति आकर्षित हुई, जैसे कई और लोग, और इससे विनाशकारी संबंध में फंस गई। हालांकि कुछ लोग उसे अलग रूप में देखते हैं कि बावजूद अपने यहूदी सौतेले पिता के साथ संबंध के, संभवतः उसने नाजी मानदंडों को इतना अपनाया कि वह अपने बच्चों की हत्या करने को तैयार था, बजाय उस जगह में जीने की जहां अनचाहे व्यक्तियों को जीने की स्वतंत्रता थी। इतिहास के साथ हमेशा की तरह सच्चाई शायद बीच में होती है, और वहां आपके पास तीसरे रह की प्रथम महिला माग्दा की कहानी है। कृपया अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और चैनल का समर्थन करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे।